क्वेश्चन देखेंगे कि भाई मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से कितने कोई क्या क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, अगर हम पेपर की बात करें तो ये जो पेपर है वो आपका 26 अक्टूबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है ना, तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें लगभग देखा गया कि 24, 25, 26 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, तो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। पहला पार्ट आज हम करेंगे जिसमें हम लगभग 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट जो 13-12 क्वेश्चन रहेंगे उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बात कर लेते हैं भाई कि क्वेश्चन क्या है। तो ये तो हमें क्लियर हो गई कि ये पेपर का हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पेक्टर का, जो कि 2017 का पेपर है। तो अब ये क्यों प्रॉफिटेबल है, पहली चीज ये समझिए, क्योंकि क्या होता है प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो हमें एक आइडिया दे देते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर पिछले पेपर में पूछा गया था तो लगभग हम कहें कि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। और आपने देखा भी है कि पेपर लगभग हर बार एक से ही आते हैं। तो अगर आपका जो आगामी एग्जाम है एसआई का, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है यदि इस पेपर का सॉल्यूशन आप करते हैं। और साथ में जो आगामी हम और सॉल्यूशन करवाएंगे पेपर्स के, एक और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, उन सबको अगर आप देखते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। मीन्स आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितना आना है, क्या वेटेज रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उनका लेवल क्या रहा है। सामने क्वेश्चन आपके पास एक है, हम सॉल्यूशन कराएंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 4/5c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। हम दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल अप्रोच वाइज जाएं। जैसे हमें क्या दिया है, इन्होंने बोला भाई a बराबर 1/3b के है, और फिर इन्होंने बोला कि जो b है वो बराबर 4/5c के है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले a अनुपात b निकालते हैं। तो जैसे हमने a अनुपात b यहाँ पर निकाला, a अनुपात b यानी कि a के बटे में क्या ला दिए, हम b ला दिए। तो यहाँ पर कितना बचा, 1/3 यानी कि 1/3 बचा। इसी प्रकार आप c को कहाँ लाएंगे, b के अपॉन में लाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा b अनुपात c मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 4/5 का अनुपात बचेगा। ठीक है, ये 4/5 ही रहेगा। c को केवल b के अपॉन में ला दिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, तो यहाँ से मिल गया हमें a अनुपात b मिल गया और b अनुपात c मिल गया। अब इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके होते हैं। कैसे, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, तो a अनुपात b अनुपात c आप कैसे कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो 4 एकम 4 आएगा, तो ये a की वैल्यू आ गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई आप 4 में कर दें तो बेटा आपके पास ये 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू, c की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बेटा, तो यहाँ से हमने a अनुपात b अनुपात c निकाल लिया, 4, 12 और 15। एक तरीका ये हमने फर्स्ट मेथड समझा भी बेटा, इसका क्या है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस तरीके से भी करते हैं और कुछ अलग अप्रोच भी होती है, हम उनको भी जानेंगे कि आप और कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई मतलब सीधा गुणा। तो जब आपने सीधा गुणा किया 4 का 1 में, तो 4 एकम 4 आ गया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब त्रिक गुणा किया, तो 3 का 4 में गुणा किया, 12 आ गया। फिर 3 का 5 में गुणा किया बेटा, तो कितना आ गया, 15। तो 4, 12, 15 का आपको अनुपात मिल गया। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको, 4, 12, 15, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। एक तरीका हो गया। सेकंड बेटा आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, सेकंड मेथड में आप समझिए। सेकंड मेथड क्यों कामगर है, क्योंकि अगर आपको a अनुपात b और b अनुपात c दिया है तो आप केवल क्वेश्चन को देख के वहां से आंसर निकाल सकते हैं, केवल क्वेश्चन को देख के। कैसे, देखिए जैसे हमने a अनुपात b तो निकाल लिया, तो आप कहेंगे सर a अनुपात b कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 1/3 आ गया था। और b अनुपात c कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 4/5 आ गया था। अब आप एक चीज बताइए बेटा कि यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू यहाँ 3 है। b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, 3 है। और अगर आपसे पूछें कि नीचे वाले अनुपात में b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4 और c की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे 5। अब आप ये बताइए बेटा कि एक ही क्वेश्चन में b की वैल्यू यहाँ पर 3 कह रहे हैं और यहाँ पर कितनी कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो सेकंड मेथड है ना, तो जो कॉमन टर्म होता है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, सेम करनी है, यानी कि समान बनाना है। उसको आप क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो समान कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दीजिए और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। इस 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में, इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में।
तो जब आप अनुपात का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अनुपात आपको होगा ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 अनुपात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कुछ नहीं करना। देखिए समझिए कैसे, तो आप कहेंगे सर ये इजी हो गया क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 4, बी की वैल्यू यहाँ बेटा 12 और नीचे बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू कितनी 15। देखिए जो दोनों जगह कॉमन था बी, वो आपने क्या कर लिया बेटा यहाँ पर इक्वल कर लिया। जब वो इक्वल हो गया तो आपको आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया। वो कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 4, 12 और 15। ये सेकंड मेथड है आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमने बोला कि ये क्यों कारगर है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि अगर b यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो b की वैल्यू हमेशा नीचे वाली होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर c मल्टीप्लाई है तो c की वैल्यू हमेशा यहाँ नीचे वाली होगी, यानी कि 5 होगी। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी बेटा, तो आप कहेंगे 3, और यहाँ c की वैल्यू कितनी यहाँ पर, तो आप कहेंगे 5। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली होगी। तो अब एक ही क्वेश्चन में एक b की वैल्यू यहाँ 3 है, वहाँ 4 है। तो आपको समझ में आ गया कि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, यानी कि जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारा अनुपात 4 से स्टार्ट होना है। किससे स्टार्ट होना है, 4 से, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि a/b/c में a कितना मिलेगा बेटा, आपको 4 मिलेगा। तो 4 बताइए किस ऑप्शन में दिया है, a में है नहीं है, b में है नहीं है, c में है नहीं है, केवल ऑप्शन डी में है। तो केवल आप देख के ही आंसर लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए जब भी सबसे छोटी भिन्न का क्वेश्चन आए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपका जो अंश है उसको हर से आप भाग दे दीजिए, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या दिया आपको, 3/5 दिया है। तो अब जब आप 3 को 5 से भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा 30, तो 5 छिक्के 30, तो ये आपका आ जाएगा 0.60, 2 अंक तक लिख दिया आपने दशमलव के बाद, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नंबर है आपका 7/9। अब ये 7 में भी भाग नहीं जाएगा 9 से, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप फिर से दशमलव लगा देंगे, ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 70। तो 9 7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 63। 9 7 63 होता है बेटा। तो फिर से कितना बचा, 7 बचा, फिर से 70 हो जाएगा, 9 7 63। यानी कि पहली वैल्यू आई आपकी 0.60, दूसरी वैल्यू आई 0.77। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं कि 11 को आपको किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है, ठीक है। अभी हम और भी चीजें समझाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ये क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे तो हमें कैसे करना है ना। तो जिस तरीके से पहले क्वेश्चन को हमने सिंपल करने का तरीका देखा, उस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सिंपल करेंगे। बस साथ में बने रहिए हमारे और देखते रहिए बस आप। अब आप देखिए हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि 11 को भाग लगाना है आपको 13 से, तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा 110। तो 13 नंबर 117 होता है, तो 13 8 104, तो 8 बार भाग जाएगा। 13 8 104, तो कितना बचेगा 6, तो 60 हो जाएगा। 13 चौके 52, यानी कि 0.84 हो गया। अगला डिजिट है आपका 1/2। अब 1 को डिवाइड करोगे बेटा 2 से, आप 1 को डिवाइड अगर 2 से करोगे तो आप बताइए, ये आप जब भाग दोगे तो दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 0.50। तो पहले तो आप ये देख लीजिए सबसे छोटा आपको किस में दिख रहा है। तो क्या आपका 0.6 सबसे छोटा है, तो आप कहेंगे नहीं सर, 0.77, 0.84 और 0.50, तो आप कहेंगे सर 0.50 सबसे छोटा है। तो भाई आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। अब देखिए हम आपको सेकंड चीज क्या बताने वाले हैं, उस चीज को समझिए कि अगर आपके पास संख्या दी है बेटा, जैसे ये दिया है 3/5, दूसरी संख्या आपके पास दी है बेटा 7/9, तीसरी संख्या दी है बेटा आपके पास 11/13, और चौथी संख्या जो आपको दी है 1/2। तो हम पहले 3 संख्याओं को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3/5, 7/9 और 11/13 के अंश और हर में कितने का अंतर है। तो 5 और 3 में तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर, 7 और 2 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। यहाँ पर 1 का है तो हम नहीं देख रहे हैं। जब बेटा अंश और हर में समान अंतर होता है ना, जब अंश और हर के बीच में समान अंतर होता है तो जो संख्या आपको सबसे छोटी दिखती है वो एक्चुअल में सबसे छोटी होती है। तो देख लीजिए बेटा, ये 0.84 था, ये 0.77 था, ये 0.60 था। तो सबसे छोटी देखिए 0.6 है इन तीनों में कि नहीं है।
तो इसका मतलब अगर अंश और हर के बीच में समान अंतर है, यानी कि अंतर समान है, तो जो संख्या आपको बेटा सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो वो संख्या सबसे छोटी होगी, देखिए। तो यानी कि सबसे छोटी यहाँ पर अगर हम इन तीनों में बात करें तो सबसे छोटी 3/5 हो गई। अब सबसे अच्छी चीज़ तो ये आ गई कि हमने पहले इन तीनों में कंपेरिजन कर लिया सबसे छोटी कौन सी है। अगर इन तीनों में सबसे छोटी 3/5 है, तो अगर हम 1/2 को और ले लें और इन दोनों का कंपेरिजन कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने आपसे बोला कि अगर आपको A/B और C/D का कंपैरिजन करना है इनमें कि इनमें से कौन सी बड़ी है, तो आप इसके अंश में D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंश में B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AD और यहाँ पर क्या मिलेगा BC। अगर AD बड़ा है BC से तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर AD क्या है आपका BD से बड़ा है, और अगर आपका BC बड़ा है AD से तो आपकी फिर ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताइए 6 बड़ा होता है, यानी कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो जब इन तीनों में सबसे छोटी ये थी और उससे भी छोटी कौन सी हो गई 1/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, और फाइनली वही हमारा आंसर भी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बेटा हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम बताएं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने औसत नहीं पढ़ा है तो आप स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। स्टडी अड्डा हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। साथ ही सरदाना ट्यूटोरियल पर भी जाकर आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। औसत का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, साथ ही वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी किया है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मतलब आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। औसत को काफ़ी विस्तार से, मतलब एक एक चीज़ आपकी औसत की क्लियर की गई है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई हमने क्या चीज़ें समझी है औसत में। तो देखिए अगर हम बात करें कि 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ मात्रा को और एक तरफ बेटा हम लिखेंगे क्या, उनके रुपए को। ठीक है, अगर हम बात करें कितनी मात्रा है तो आप कहेंगे सर 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम चाय है, उसकी कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे सर 280 रुपये प्रति किलोग्राम। 280 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरी चाय कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9 किलोग्राम। कितनी मात्रा है, 9 किलोग्राम। उसकी कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे सर 240 रुपये प्रति किलोग्राम। अब आप चाह रहे हैं कि मिश्रित चाय का औसत मूल्य क्या हो, मिश्रित चाय का औसत मूल्य क्या हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आप इनमें से ही एक को क्या मान लीजिए, औसत मूल्य मान लीजिए, या तो 280 को या 240 को। तो हमेशा छोटे वाले को मानेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। हमने मान लिया कि 7 किलोग्राम जो औसत चाय है, एक्चुअल में इसका औसत मूल्य तो 280 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जो 9 किलोग्राम चाय है उसका जो मूल्य है वो 240 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन हमने इन सभी का यानी कि 7 किलोग्राम प्लस 9 किलोग्राम टोटल 16 किलोग्राम का औसत मूल्य कितना मान लिया। तो कुल मात्रा की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 16 किलोग्राम है। इस पूरे का औसत मूल्य हमने कितना मान लिया बेटा, तो यहाँ पर इस पूरे का औसत मूल्य हमने 240 मान लिया। अब जैसा कि आपने औसत में पढ़ा था कि औसत क्या कहता है, हर एक वैल्यू को इक्वेट कर देता है वो। मतलब अगर आपने 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 240 माना और आपने सभी का औसत यदि 200 जो 16 किलोग्राम चाय है उसमें सभी का 240 औसत माना, यानी कि पहले 1 किलोग्राम बाद के 1 किलोग्राम, तो आपको समझ में आ गई बात, क्योंकि प्रति किलोग्राम कीमत है तो हर 1 किलोग्राम की कीमत आपने 240 मानी। लेकिन यहाँ बात करिए, यहाँ पर क्या 240 है, यहाँ 280 है, तो कितना ज़्यादा है भाई, तो आप कहेंगे प्लस 40 ज़्यादा है। अब 40 ज़्यादा है तो 1 किलोग्राम की 40 ज़्यादा कीमत निकल रही है। टोटल कितनी है, तो आप कहेंगे सर टोटल यहाँ 7 किलोग्राम है। तो 7 किलोग्राम के हिसाब से टोटल कितने रुपए ज़्यादा निकलेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपये ज़्यादा निकलेंगे। क्यों ये 280 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, क्योंकि औसत मूल्य वास्तविकता में 240 नहीं है, आप 240 अपनी तरफ से मान रहे हैं, तब हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 280 रुपये। अगर हम 16 किलोग्राम में ये 280 रुपये बांट दें तो हर 1 किलोग्राम में कितने की वृद्धि होगी, आप ये देखिए 280 में हम कितना बांटेंगे, 16 बांटेंगे,
तो आप कहेंगे सर 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28 और ये 0। 4 से फिर काटेंगे तो देखिए 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से जरूर कटेगा, तो 2 से आप काटेंगे तो ये 35 बार, और 35 का आधा बेटा होता है ये 17.5, यानी कि हर किलोग्राम में 17.5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो प्रत्येक किलोग्राम का बेटा आपने मूल्य कितना माना था अभी, तो आप कहेंगे सर 240 माना था, तो उसके वजह से 280 बच रहे थे, तो हमने हर 16 किलोग्राम यानी कि प्रत्येक 16 ग्राम में से हर एक को कितना दे दिया, 17.5 किलोग्राम दे दिया। तो सही औसत वास्तविकता में क्या है, तो आप कहेंगे 240 में 17.5 रुपए जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 240 रुपए प्रति किलोग्राम हम मान रहे थे, ये कीमत नहीं थी, उससे वजह से 280 रुपए बच रहे थे। तो ये 280 हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 16 किलोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हर एक किलोग्राम में कितने की वृद्धि होगी, 17.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। और हर एक किलोग्राम में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि औसत में उतने की वृद्धि होना, ये आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 7, ये 5 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 257.5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका बेटा आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको 257.50, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कर रहा है, देखिए यहां पर बोल रहे हैं NP2 का मान ज्ञात करें। तो NP2 यानी NP2 हम बोल रहे हैं 9P2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये NPR का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक क्रमचय होता है, परमुटेशन होता है, ठीक है। ये P का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, तो P का मतलब यहाँ पर है परमुटेशन, परमुटेशन। ये P का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर परमुटेशन है। परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय। ये क्या है बेटा यहाँ पर क्रमचय। क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NPR बराबर फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है, जैसे अगर हम बोले कि फैक्टोरियल n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा आपका 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, तो ये फैक्टोरियल आपको n तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जहाँ जितना नंबर का भी आपको फैक्टोरियल निकालना है तो उसको 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है। उल्टे में भी लिख सकते हैं आप, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 5, फिर उसके बाद उससे नीचे क्या होता है 4, उसके नीचे 3, फिर 2 और 1, यानी कि जहाँ तक फैक्टोरियल आपको नंबर में दिया है आपको 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टोरियल का मीन्स होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 9P2 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है, 9P2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर हम बोले कि n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9, r की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2। अगर ये हम फॉर्मूले में लगते हैं तो 9P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 2, ठीक बेटा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फैक्टोरियल 9 इंटू 8 और फिर उसके बाद रोक दीजिए फैक्टोरियल 7, क्योंकि आपको पता है 9 8 उसके बाद 7 6 4 3, तो यानी कि 7 6 5 4 3 मल्टीप्लाई में होगा, उसको हम फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। तो ये नीचे कितना हो जाएगा आपका, इसलिए रोक दिया क्योंकि 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 8 है कितना हो जाएगा 72। तो 9P2 की जो वैल्यू आई आपकी वो 72 आई। क्लियर है, तो ये क्रमचय का एक क्वेश्चन है फॉर्मूले पर बेस्ड। किस ऑप्शन में दिया बेटा, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको कराए देते हैं इस चीज का, कि दो व्यक्ति अगर क्या करते हैं व्यापार में पैसा लगाते हैं और उनके लगाए गए समय कैसे समान है। जैसे आज हमने एक व्यापार शुरू किया, आज हमारा एक दोस्त हमारे साथ यदि जुड़ जाता है और हमने 5,000 लगाए, हमारे दोस्त ने 10,000 रुपये लगाए, एक साल के बाद हमें कुछ लाभ हुआ, उस लाभ को अगर हमें बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे, तो चूंकि हम दोनों ने समय स्टार्ट किया एक साथ में, 5,000 रुपये अगर हमने लगाए तो 5,000 हमारे फ्रेंड ने लगाए, तो दोनों ने अगर एक साथ पैसा लगाया और एक साल तक लगा रहा, यानी कि 12 महीने व्यवसाय में बिजनेस में पैसा हमारा था 5,000 रुपये और 12 महीने तक हमारे दोस्त का पैसा था। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो हमारा पैसा है 5,000 और जो हमारे दोस्त का पैसा है 10,000 रुपये,
उसको कितने समय तक पैसा रहा, तो 12 महीने तक। दोस्त का भी कितने समय तक रहा, 12 महीने तक। फिर इनका पैसे का समय से गुणा करके एक अनुपात तैयार करते और उसी अनुपात में क्या होता है, लाभ बढ़ता है। ये पूंजियों का अनुपात होता है, इसी अनुपात में भी क्या होता है, लाभ बढ़ता है। लेकिन अगर समय समान है तो देखिए 12 से 12 कट जाता है, मतलब क्या है, 3 0 से 3 0 काटिए, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, यानी कि 1:2 के अनुपात में आपका लाभ बटेगा। तो यहाँ पूंजियों का अनुपात जो निकला वो लाभ का अनुपात निकला। मतलब कहने का ये है बेटा कि अगर समय कैसा है बेटा, समान है, समय कैसा है, समान है, मतलब लगाई गई पूंजियों का समय दोनों व्यक्तियों के लिए, 3 व्यक्तियों के लिए समान है, तो उनका जो लाभ बटेगा वो उनकी पूंजियों के अनुपात में बटेगा। लेकिन बात ये होती है कि ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है। इन्होंने बोला कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए लगाए, पूंजी निवेश की, तथा कुछ समय के बाद बी आया। अब कुछ समय के बाद बी आया तो हमें ये मतलब नहीं है कि बी कितने समय के बाद आया, हमें ये मतलब है कि बी ने व्यापार में पूंजी को कितने समय तक लगाया, ठीक है ना। क्योंकि जितने समय तक उसका पैसा रहेगा उसके पैसे का उसके समय से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के पैसे का उसके समय से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हम रेशियो तैयार करेंगे उस रेशियो में क्या होगा, लाभ बटेगा। तो अभी इन्होंने बोला कि यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ होता है, समान लाभ होने का मतलब अगर ए को 50 मिले तो बी को भी 50, तो अनुपात क्या होगा इनके लाभ का, तो आप कहेंगे 1:1 का अनुपात होगा। और आप जानते हैं जो पूंजियों का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात भी होता है। तो बेटे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ए ने कितनी पूंजी लगाई, तो ए ने तो लगाई बेटा 21,000 रुपए की पूंजी। बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे सर बी ने लगाई 36,000 रुपए की पूंजी। कितनी, 36,000 रुपए की पूंजी। लेकिन वर्ष के अंत में लाभ की बात कर रहे हैं तो ए की पूंजी कितने समय तक रही, 12 महीने तक व्यवसाय में। तो बी की पूंजी कितने समय तक रही, तो हमने बोला x समय तक रही। कितने समय बाद आया उससे मतलब नहीं है, वो बाद में निकलेगी चीज। पहले में ये देखना है कि बी का व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में, व्यापार में पैसा कितने समय तक रहा, तो हमने कहा x समय तक। तो अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात तैयार करेंगे। तो अनुपात के लिए देखिए आप क्या करोगे, आप ए का कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 21,000 बट इंटू 12, और बी की बात करें तो बी, ए और बी की जो पूंजियों का अनुपात बनेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाए देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए का कितना 36,000 इंटू इसका पैसा कितने समय तक रहा, x समय तक रहा, ठीक है। कितने समय तक रहा, तो आप करिए x समय तक। तो ये ए और बी की क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पूंजियों का अनुपात आ जाएगा, और जो पूंजियों का अनुपात होगा उसी अनुपात में क्या होगा, लाभ भी बटेगा। तो वही लाभ का अनुपात भी होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि लाभ समान मिलता है, समान मिलता है मतलब 1:1 के अनुपात में बटेगा। तो ये जो अनुपात तैयार होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए आप, इन्होंने कितना लगाया था, बी ने पहले तो 36 था तो उसको 36 कर लीजिए, 1 0 की कमी है, बी नाराज हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल करिए, ठीक है। अब ये किससे, तो आप कहेंगे सर 3 से कटेगा 12 बार, और 3 से कटेगा ये 7 बार, और 12 से ये 12 कट जाएगा। तो 7 बटे में x बराबर में कितना, 1/1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी कि 7 मंथ तक, 7 मंथ्स यानी कि 7 महीने तक जो है बी का व्यापार में पैसा रहा। बी ने कितने समय तक व्यापार में पैसे को लगा कर रखा, 7 महीने तक। तो इसका मतलब साल भर में यदि ब्याज की बात कर रहे हैं कि लाभ की गणना कर रहे हैं, ब्याज की नहीं लाभ की गणना कर रहे हैं, तो 7 महीने तक अगर उसका व्यवसाय में पैसा रहा तो वो कितने महीने बाद आया होगा, तो 12 में से 7 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 माह के बाद वो आया व्यवसाय में। और इन्होंने यही पूछा बेटा आपसे कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करते हैं। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। बेटा एक चीज बताइए कि पहले तो दूरी निकाल लीजिए। एक कार है तो हमने इसको दे दिया फर्स्ट कार नाम, और इसकी स्पीड कितनी है, तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो इसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो चाल दी है वो हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाती है। एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है, तो भाई इसका समय भी दिया है आपको, समय कितना दिया है कार का, पहली वाली कार का, तो समय दिया है 1 घंटे का। तो आप ये निकाल सकते हैं कि इस कार ने कितनी दूरी तय की, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर दूरी जो होती है वो चाल गुणा समय के बराबर होती है, यानी कि चाल और समय का बेटा जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। अब पहले कार की चाल कितनी थी 60, समय कितना ले रही बेटा वो 1, तो दूरी कितनी तय की उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। ये तो मौखिक आपको समझ में आ गई थी, लिखने की जरूरत नहीं थी,
पेपर में क्या लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 1 घंटे का समय लेती है। अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है तो क्लियर है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, ठीक। अब एक अन्य कार, तो सेकंड कार की बात हो रही है बेटा, दूसरी कार वो किस चाल से जाती है, तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूसरे वाली कार की चाल दी है। अब ये बोल रहे हैं कि उसी दूरी को, इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो बेटा हम जानते हैं कि समय क्या होता है, तो आप कहेंगे सर समय जो है वो दूरी और चाल का अनुपात होता है, यानी कि दूरी बटे चाल के बराबर होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि दूरी कितनी है, तो उन्होंने बोला इसी दूरी को, मतलब जो पहली वाली कार ने तय की थी, तो वो कितनी दूरी है 60 और उसकी चाल कितनी है 40। तो ये 2 से आपका कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, 20 से ही कट रहा था, तो ये 3/2 आ गया। 3/2 मतलब होता है 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे का समय लगेगा बेटा उसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन बेटा बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्या चीज़ें इस क्वेश्चन के लिए हमें याद रखनी होनी की बेटा, तो इस चीज़ की हमें याद रखनी होगी कि चाल बराबर क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको याद रखना होगा बेटा दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना। एक चीज़ बेटा आपको याद रखनी है कि चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय होता है। दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या याद रखनी है, तो आपसे अगर पूछा जाए समय क्या होता है, इसी फॉर्मूले से बना है, तो आप कहेंगे बेटा कि दूरी बटे समय होता, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल यानी कि दूरी और चाल का जो अनुपात होता है बेटा वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर समय कहलाता है। दूरी बटे चाल कर दीजिए। और अगर हम आपसे पूछें बेटा कि दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर होती है सर, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, छोटे में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। ये आपकी 4th चीज़ आपको याद रखनी है। 5th, यदि आपको मीटर पर सेकंड की वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में बदलनी हो, किलोमीटर पर घंटे में बदलनी हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में। छोटे में बदलने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई किया जाता है, बड़े में बदलने के लिए बड़े से। अब छोटा क्यों, क्योंकि भाई आप 5/18 है, 5 में भाग दोगे 18 से, दशमलव में वैल्यू आएगी, और जब 18 में भाग दोगे 5 से तो 3.6 आएगा। तो इसलिए हम इसको बड़ा बोलते हैं, उसको छोटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।